इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। जनरल नॉलेज के सारे के सारे प्रश्न होंगे दोस्तों। ये डेट 11/2/2019 में पूछा गया प्रश्न पत्र है पहले शिफ्ट का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था एशिया के प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है किसे। तो इसके ऑप्शन थे आपके रूमी, बुद्ध, गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो जो इसका आंसर है महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी प्रकाश, एशिया के प्रकाश के रूप में भी जाना जाता था। इनसे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, हर एक चीज को पॉइंट वाइज देखा जाएगा, नहीं सारे के सारे प्रश्नों को पॉइंट वाइज देखा जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में 500 ईसा पूर्व के आसपास नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था। उन्हें एशिया के प्रकाश और आत्मज्ञानी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और बुद्ध को बोध गया के उरुवेला में निर्वाण प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और उन्हें अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया गया था, यानी उनके द्वारा ही अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है पिनियल ग्रंथि, लाला ग्रंथि, थाइमस, अधिवृक्क ग्रंथि। तो जो इसका आंसर है लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि को लार ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, लार ग्रंथि भी कहते हैं इसको, लाला ग्रंथि को। ठीक है, इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। अंतःस्रावी प्रणाली में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो रक्त प्रवाह में हार्मोन्स को छोड़ती हैं। ठीक है, और अंतःस्रावी हार्मोन्स मनोदशा, वृद्धि, विकास को नियंत्रित करने में, अंगों की कार्यप्रणाली में, चयापचय और प्रजनन में सहायता प्रदान करते हैं। अंतःस्रावी प्रणाली की ग्रंथियां हैं अधश्चेतक, पिनियल ग्रंथि, प्यूसिका ग्रंथि, अवटु, परावटु, थाइमस, अधिवृक्क, अग्नाशय, डीप ग्रंथि, वृषण। ठीक है, जो लार ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं? जो लार ग्रंथियां हैं पाचन तंत्र में कार्य करती हैं। यह लार का उत्पादन करती हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के अन्य हिस्सों को नम रखती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत 2020 एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, प्रसून जोशी। तो जो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है आपका, अच्छा ऑप्शन है आपका अगला रामनाथ कोविंद भी है। तो जिसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा यह लिखा गया है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनके करीबी सहयोगी वाई.एस. राजन ने भारत की ताकत और कमजोरियों की जांच की है। भारत 2020 में दुनिया की पहली 5 आर्थिक शक्तियों में से एक कैसे हो सकता है, इसके बारे में इस बुक में लिया गया है। ठीक है, और भी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन कौन सी पुस्तक है? भारत 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट, टारगेट 3 बिलियन। और प्रणब मुखर्जी की कुछ पुस्तक देख लेते हैं। थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन, द ओलिएशन ईयर्स, द ट्यूबलेंट ईयर्स, बियॉन्ड सर्वाइकल। ठीक है, और प्रसून जोशी के देखते हैं सनशाइन लेन, थिंकिंग अलाउड, धूप के सिक्के। और रामनाथ कोविंद ने लिखा है द रिपब्लिक एथिक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो जो आपके ऑप्शन थे 2009, 2001, 1800, 1909। तो जो इसका आंसर है आपका जो समाप्त हुआ था 2009 में ये समाप्त हो गया था। तो श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ था। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ। ठीक है, और श्रीलंका के गृह युद्ध को श्रीलंका के द्वीप देश में जुलाई 1983 से मई 2009 तक लड़ा गया था। ठीक है, और यह संघर्ष लगभग 3 दशकों तक चलता रहा और एशिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले गृह युद्ध में से एक है। श्रीलंका सरकार और सिंहली और तमिल नागरिकों के बीच संघर्ष को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम कहा जाता है। इसे आमतौर पर तमिल टाइगर्स के रूप में जाना जाता है। LTTE द्वीप के तमिल अल्पसंख्यकों के लिए एक स्वतंत्र राज्य चाहता था, इसलिए यह गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन। तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है? ऑप्शन है आपके भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक। तो जो इसका आंसर है भाई, इसका है भरतनाट्यम।
ठीक है, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम तमिलनाडु के तंजौर जिले में उत्पन्न सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा, कहाँ से उत्पन्न है? तंजौर जिले से। यह उत्कृष्ट कदमों का उपयोग और प्रभावशाली इशारों के साथ किया जाता है और इसमें नृत्य नाट्य शामिल होता है। मोहिनी अट्टम मलयालम शब्द है जिसका अर्थ है जादूगरनी का नृत्य और यह केरल राज्य का एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में उत्पन्न शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का क्या है? एक प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सांकेतिक जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में दुनिया की कौन से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी? तो जो इसका आंसर है 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। फिलहाल में 2020 में जो इंडिया था वह 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, जीडीपी के अनुसार। नेक्स्ट इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सांकेतिक जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी का अर्थ क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। जीडीपी देश की घरेलू सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय अवधि के दौरान उत्पादित सभी अंकित वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था चाहे इसके आकार या इसके प्रदर्शन को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सूचकांक है। जीडीपी को बेंचमार्क विकास सूचकांक के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत के जीडीपी में प्रमुख योगदान सेवा क्षेत्र का है, इसके बाद विनिर्माण क्षेत्र और फिर प्राथमिक क्षेत्र का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है जीएसटी का अर्थ है, यानी जीएसटी का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर है, इसका ऑप्शन है क्या? वस्तु एवं सेवा कर, विकास एवं सेवा कर, विकास एवं विक्रय कर, वस्तु विक्रय कर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, जीएसटी का अर्थ जो होता है वस्तु एवं सेवा कर होता है। जीएसटी को एक ऐसा कर है जिसका भुगतान वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान या आपूर्ति कर रहा है जीएसटी लेने के लिए उत्तरदायी है। जीएसटी के प्रमुख लाभ कुछ देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। आसान कर का अनुपालन। ठीक है, कई अलग अलग कराधान कानूनों से निपटने और कानूनी सलाह और अनुपालन में बहुत समय लगाने के बजाय व्यवसायों को केवल जीएसटी का भुगतान करना होगा। जीएसटी एक पसंदीदा वैश्विक मानक बन गया है। अमेरिका को छोड़कर ओईसीडी देश इस कराधान संरचना का अनुसरण करते हैं। अनुमान है कि जीएसटी भारत की जीडीपी का 1 से 2% क्या करता है? बढ़ा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है आपके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन 3 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका कुछ पॉइंट देखते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का आनुवंशिक सामग्री का वाहक है, यानी जो डीएनए होता है जो आनुवंशिक सामग्री होती है उसका वाहक है। जीन एटीजीसी अनुक्रमों की श्रृंखला के रूप में मौजूद होते हैं और पेचदार संरचना के रूप में परिपूर्ण होते हैं जिन्हें सुसंगत रूप से डीएनए कहा जाता है। डीएनए प्रजनन के दौरान जिन अनुक्रमों या पुनर्संयोजन की यादृच्छिक पुनर्व्यवस्था द्वारा प्रजातियों में उत्परिवर्तन शुरू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। डीएनए की संरचना 1953 में डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक द्वारा रोसलिंड फ्रैंकलिन की सहायता से डीएनए अणु के एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के माध्यम से दी गई थी। डीएनए मनुष्य, पशु, बैक्टीरिया आदि में एक आनुवंशिक वाहक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में सही है? आपके ऑप्शन क्या हैं? लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अनुमति देता है, लोगों को वित्तीय आपातकाल के मामलों में देश को संभालने की अनुमति देता है, लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए करों का भुगतान करने का आदेश देता है, सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। तो इसका जो सही आंसर है पहला वाला, लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अनुमति देता है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र का संदर्भ लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अनुमति देता है। लोकतंत्र एवं सार्वभौमिक मूल्य है जो लोगों की अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रणाली का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र रूप से व्यक्त की गई इच्छा पर आधारित होती है। इसके कुछ तत्व और देख लेते हैं। लोकतंत्र के आवश्यक तत्वों में
नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा, मानवाधिकारों का सम्मान, सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा आवधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। भारत में संसदीय लोकतंत्र के केंद्र और राज्यों की विधायिका में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन के संबंध में संघीय सरकार है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र लोगों द्वारा लोगों के लिए सरकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1920 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित हुई थी? आपके ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, मुंबई, त्रिपुरा, नागपुर। तो जो इसका आंसर है आपका ऑप्शन 4 नागपुर में हुई थी। ठीक है, इसके पॉइंट देख लेते हैं। 1920 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन नागपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1855 में दादा भाई नौरोजी एवं दिनसा वाचा के साथ एलन ऑक्टेवियस ह्यूम द्वारा की गई थी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। आज़ादी के बाद से इसने 6 मौकों पर एक मुश्त बहुमत हासिल किया और 49 वर्षों तक केंद्र सरकार का नेतृत्व किया। इस पार्टी के कई प्रधानमंत्री थे, जिनमें सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू और सबसे हाल के मनमोहन सिंह थे। ठीक है, इसके पहले जो पीएम मोदी से पहले कौन थे? मनमोहन सिंह रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। तो जो इसका आंसर होगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गोवा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका गोवा। इसकी पॉइंट कुछ देख लेते हैं। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा को ऑपरेशन विजय द्वारा 1987 में भारत में जोड़ा गया था। गोवा में सभी भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अगला देखते हैं। पिएट्रा ड्यूरा वास्तुकला की जड़ना तकनीकी निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जा सकती है? तो आपके ऑप्शन है ताजमहल, इंडिया गेट, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 ताजमहल। इससे संबंधित कुछ नोट्स देख लेते हैं। पिएट्रा ड्यूरा वास्तुकला की जड़ना तकनीकी ताजमहल में पाई जा सकती है। पिएट्रा ड्यूरा, जिसे पच्चीकारी, याद रखिएगा पच्चीकारी भी कहा जाता है, अत्यधिक पॉलिश किए गए रंगीन पत्थरों का उपयोग करके छवियों को बनाने के लिए काटने और जड़ने की जड़ना तकनीकी के लिए एक शब्द है। इस तकनीकी का उपयोग सबसे पहली बार 16वीं शताब्दी में रोम में किया गया था। सबसे पहली बार कहाँ किया गया था? 16वीं शताब्दी में रोम में किया गया था और बाद में इटली के फ्लोरेंस में विकसित किया गया था। दोबारा कहाँ बाद में विकसित कहाँ किया गया? इटली के फ्लोरेंस में। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने 1631 से 1648 के बीच आगरा में बनवाया था। अगला क्वेश्चन, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, डैश डैश डैश, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो जो इसका ऑप्शन है डब, मोर, उल्लू, कौवा। तो जो इसका आंसर है, आपका आंसर है डब। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। डब और जैतून की शाखा शांति के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। यह आरंभिक ईसाइयों के साथ उत्पन्न हुआ था, जिन्होंने बपतिस्मा के कार्य को डब को इसकी चोंच में एक जैतून की शाखा पकड़े हुए चित्रित किया था। डब का वैज्ञानिक नाम कोलंबिडा है। यह क्लास ऑफ एप्स और किंगडम एनिमिलिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पट्टी है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु छत्तीसगढ़ पट्टी, दूसरा है गुजरात राजस्थान पट्टी, तीसरा है उत्तर प्रदेश बिहार पट्टी, चौथा है उड़ीसा झारखंड पट्टी। तो जो इसका आंसर है भाई, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा झारखंड पट्टी। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत में 3 प्रमुख लौह अयस्क पट्टियां हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? उड़ीसा झारखंड की पट्टी उनमें से एक है। अन्य 2 कौन कौन है? अन्य 2 दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पट्टी और बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमागलुर तुकुमुर पट्टी है। उड़ीसा झारखंड पट्टी के बादाम पहाड़ खानों में से उच्च श्रेणी हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पट्टी की प्रसिद्ध बैलाडीला श्रेणी में उच्चतम श्रेणी के हेमेटाइट पाए जाते हैं। कुद्रेमुख भंडार दुनिया में लौह अयस्क के सबसे बड़े भंडार में से एक माना जाता है और बेल्लारी चिकमंगलुर चित्रदुर्ग पट्टी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन है आपके बैंकिंग, सूचना और प्रौद्योगिकी, कृषि, न्याय तंत्र। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन तीसरा वाला कृषि। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कृषि
खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी, ठीक है, भारतीय डेयरी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के कुछ उदाहरण हैं। इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी उत्पादों का आधार बनते हैं। खनन और उत्खनन, विनिर्माण, गैस, बिजली निर्माण और जल आपूर्ति कुछ अद्वितीय क्षेत्र हैं। यह भारतीय जीडीपी में लगभग 29.6% का योगदान देता है। ट्रकों या ट्रेनों द्वारा ले जाया गया सामान, बैंकिंग, बीमा, वित्त तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये बैंकिंग, बीमा और सामान का ट्रांसपोर्टेशन तृतीय क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध डैश थे। ऑप्शन है आपके दार्शनिक, चित्रकार, चिकित्सक, सम्राट। तो जो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है आपका पहला, क्या थे? दार्शनिक थे। ठीक है, इनसे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक थे। वह जैकोबिन क्लब के सदस्यों के बीच एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उनका पहला प्रमुख दार्शनिक कार्य ए डिस्कोर्स ऑन द साइंसेज एंड आर्ट्स ने 1750 में एकेडमी ऑफ डिजाइन की प्रतियोगिता में कई पुरस्कार जीते। रूसो द्वारा दिया गया प्रसिद्ध विचार, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में है, समाज की पारंपरिक व्यवस्था को चुनौती देता है। आगे चलते हैं। आगे है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है क्या क्या? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो जो इसका आंसर है भाई, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, क्या है? सोडियम क्लोराइड। इससे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। यह मानव शरीर में तरल पदार्थों के विस्तृत, ठीक है, तरल पदार्थों के विद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह अक्सर एक संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। शरीर पोषक तत्वों की अवशोषित करने और परिवहन के लिए, रक्तचाप बनाए रखने के लिए, तंत्रिका संकेतों को संचालित करने के लिए और मांसपेशियों को संकुचन और शिथिल करने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शन है अंतः प्रकोष्ठिका, बहिप्रकोष्ठिका, अंतर्जंघिका, उर्विका अस्थि। तो जो इसका आंसर है भाई, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, उर्विका अस्थि। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। उर्विका या फीमर अस्थि को जांघ की अस्थि के रूप में भी जाना जाता है। यह मानव कंकाल की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। मध्य कान में जो रकाब होता है वह मानव कंकाल की सबसे छोटी और सबसे हल्की हड्डी होती है। स्नायु मजबूत तंतुमय संयोजी उत्तक होते हैं जो एक हड्डी को दूसरे से जोड़ते हैं। कंडराएं मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ डैश 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 वर्ष में टूट गया। तो आपके जो ऑप्शन है 1991, 1880, 2000 और 1900। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 1991 में सोवियत राष्ट्र संघ, जो सोवियत संघ था वह 1991 में टूट गया था। इससे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सोवियत संघ को आधिकारिक तौर पर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR के रूप में जाना जाता था। यह 1922 में स्थापित किया गया था और 1991 तक चला। यह 15 सोवियत इस सोशलिस्ट रिपब्लिक का एक समूह था। 1917 की रूसी क्रांति में सोवियत संघ की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके ऑप्शन है शिवानी कटारिया, शिखा टंडन, सानिया मिर्जा, आरती शाह। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन चौथा, आरती शाह थी। ठीक है, इनसे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। आरती शाह इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने 1959 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष थे। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड के दक्षिणी तट को फ्रांस के उत्तरी तट से अलग करता है। ठीक है, यानी जो इंग्लैंड का दक्षिणी तट है को उसको फ्रांस के उत्तरी तट से क्या करता है? अलग करता है। शिखा टंडन और शिवानी कटारिया दोनों भारतीय तैराक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। लावड़ी के लोक नृत्य का रूप है। तो जो इसका ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बिहार। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। जो लावड़ी है वह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। लावड़ी महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। यह ढोलकी की ताल पर किया जाता है। ठीक है, किस पर किया जाता है? ढोलकी की ताल पर किया जाता है।
नाकटा, कोली, लजीम, गाफा, दही कला, दशावतार महाराष्ट्र के कुछ और लोक नृत्य हैं। अगला चलते हैं। पत्तियों में मौजूद हरे वर्णक को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके फ्लोएम, जाइलम, पर्णहरित, उत्तक। तो जो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 पर्णहरित कहा जाता है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पत्तियों में मौजूद हरे वर्णक को पर्णहरित कहा जाता है। पर्णहरित किसी पौधे के हरित लवक में उपस्थित होता है। यह हरे रंग में होता है क्योंकि यह सफेद प्रकाश की हरित तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। फ्लोएम जो होता है पौधों में उत्तक होता है जो पौधों के अन्य भागों को भोजन का संचालन करता है। फ्लोएम को बास्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बास्ट भी कहा जाता है। अगला है जाइलम, एक वाहिका में उत्तक है जो जल का संवहन करता है और पौधे की बाकी भाग में खनिजों को विखंडित करता है। यह भौतिक सहायता भी प्रदान करता है। आगे चलते हैं। बास्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने किसको हवा दी? आपका ऑप्शन है रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, सोवियत संघ का विघटन, जार का पतन। तो जो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 फ्रांसीसी क्रांति को इसने पढ़ाया था। ठीक है। बास्टिल राज्य जेल पर तीसरी रियासत द्वारा हमला 14 जुलाई 1789 को हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई और 1799 में समाप्त हुई। इसका मकसद फ्रांसीसी राजतंत्र और राजा लुई 16वें की खराब आर्थिक नीतियों का उन्मूलन था। फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो जो इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन क्या है? पीवी सिंधु, तन्वी लाड, अरुंधति पत्तनाने, साइना नेहवाल। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन ए पीवी सिंधु है। ये पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में रजत जीता है और भी हाल ही में टोक्यो में, ठीक है, अभी हाल ही में इन्होंने टोक्यो में कांस्य पदक जीता है। याद रखिएगा, हाल ही में इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है टोक्यो में। ठीक है। पीवी सिंधु ओलंपिक में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। वे इस खेल में एकल भारतीय खिलाड़ी हैं जिसने ओलंपिक रजत जीता है। वह वर्तमान में दुनिया में 6ठे स्थान पर है 2020 के अनुसार। साइना नेहवाल ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी। वह 2 बार एशियाई सैटेलाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली पहली महिला शटलर थी। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश डैश से निकलती है। तो ऑप्शन है आपके कि अमरकंटक की पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से, नीलगिरी की पहाड़ियों से, सतपुड़ा श्रेणी से। तो जो इसका आंसर है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा पश्चिम दिशा में बहने वाली एक नदी है। नर्मदा को रीवा भी कहा जाता है। यह खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर, नर्मदा नहर, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। ठीक है। और अमरकंटक से निकलने वाली नदियां कौन कौन हैं? नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और आगे भी अगर आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियो बनते रहे, यानी आगे भी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं अगर वो बनते रहें तो आप हमें हाँ जरूर में बताइएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।